यह एक कहानी है इंसानियत की उस हद की जहां जिंदगी के लिए इंसान को वो सब करना पड़ता है जो वो सोच भी नहीं सकता। 72 दिन तक बर्फ में फंसे रहना, हर दिन अपनों को खोना, मानसिक और शारीरिक पीड़ा सहना और फिर भी हार न मानना। ये सिखाता है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब जब आप यह सोचेंगे कि अब और नहीं हो सकता, तब आप इस कहानी को याद कीजिए कि बिना खाना, बिना गर्मी, बिना उम्मीद के इंसान 72 दिन तक जिंदा रह सकता है। फर्नांडो और कनेसा जैसे लोगों ने वो कर दिखाया जिसे आज के ज़माने में भी असंभव माना जाता है। जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी वे एक दूसरे को सहारा देते रहे, कभी किसी को मानसिक सहारा, कभी किसी के लिए अपने खाने का हिस्सा छोड़ देना। उनके एक साथी ने तो यहाँ तक कहा, मैंने जब अपनी माँ को खोया तब मुझे रोने का वक्त नहीं मिला क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया। 12,000 फीट की ऊंचाई, -30 डिग्री की ठंड और बिना जीपीएस या नक्शे के सिर्फ हौसले के दम पर चलना, यह हमें सिखाता है कि जब रास्ता न हो तो चलना ही रास्ता बन जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1972 में, अक्टूबर का महीना। दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे देश की एक रग्बी टीम अपने टूर्नामेंट के लिए चिली जाने की तैयारी कर रही थी। इस यात्रा के लिए उन्होंने उरुग्वे एयरफोर्स की एक चार्टर्ड फ्लाइट ली थी, फ्लाइट 571। यह फ्लाइट एक फेयरचाइल्ड विमान थी। उसमें रग्बी खिलाड़ियों के अलावा उनके परिवार के सदस्य और कुछ अन्य यात्री भी शामिल थे। कुल मिलाकर इस फ्लाइट में 45 लोग सवार थे, 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स। किसी ने नहीं सोचा था कि यह उड़ान इतिहास में दर्ज होने वाली है, और वो भी एक ऐसी भयानक घटना के रूप में जिसे जानकर रूह कांप जाए। इस फ्लाइट की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, कहानी इंसान की हिम्मत की, सहनशीलता की और उस कठिन परिस्थिति की है जब इंसान को अपने मूलभूत नैतिक मूल्यों को चुनौती देनी पड़ती है। कई लोग इस घटना को द मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह घटना एंडीज पर्वतों में घटी थी, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे विशाल पहाड़ों में से एक है। उरुग्वे की राजधानी में स्थित स्टेला मैरिस कॉलेज की रग्बी टीम अपने एक टूर्नामेंट के लिए चिली जाने की तैयारी कर रही थी। इस टीम में अधिकांश खिलाड़ी युवा छात्र थे। टीम का नाम था ओल्ड क्रिश्चियन क्लब। उनके साथ कुछ दोस्त, परिवार के सदस्य और कोच भी शामिल थे। टीम के सदस्यों ने पहले तय किया था कि वे कमर्शियल फ्लाइट से जाएंगे, लेकिन बजट और सुविधा को देखते हुए उन्होंने उरुग्वे एयरफोर्स से एक विमान किराए पर लिया। यह एक ट्विन इंजन टर्बो प्रोप एयरक्राफ्ट था जो छोटे और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए काफी था। उड़ान की योजनाओं के अनुसार विमान को 12 अक्टूबर की सुबह मोंटेवेडियो से उड़ान भरनी थी और चिली की राजधानी सैंटियागो पहुंचना था। लेकिन एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर मौसम अचानक बदलने लगा। घने बादल, बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण रास्ता बेहद खतरनाक हो गया। पायलट ने खतरे को भांपते हुए निर्णय लिया कि वे मेंडोजा में अस्थायी रूप से रुकेंगे। मेंडोजा एंडीज पर्वत के एकदम किनारे बसा शहर था। वहां विमान और पायलट ने रात बिताई। यात्रियों ने भी वहां होटल में आराम किया। सभी के मन में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कल का दिन उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को मौसम थोड़ा साफ हुआ। हालांकि एंडीज पर्वतों के ऊपर अब भी बादल छाए हुए थे, लेकिन को पायलट एलटी लगुरारा ने फैसला किया कि वे उड़ान भर सकते हैं। दोपहर में फ्लाइट 571 ने मेंडोजा से उड़ान भरी और तय किया कि वे प्लान बी के अनुसार एक सुरक्षित रास्ते से एंडीज को पार करेंगे। विमान का रास्ता बेहद ही चुनौतीपूर्ण था। दोनों ओर बर्फीली चोटियां, नीचे गहरी खाइयां। इस दौरान एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हुआ। विमान के नेविगेशन सिस्टम और को पायलट के अनुमान में एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। को पायलट को लगा कि विमान एंडीज को पार कर चुका है, जबकि वास्तव में वह अब भी पहाड़ियों के बीच ही था। इस भ्रम के कारण उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर कहा कि वे सैंटियागो के पास पहुंच चुके हैं और उतरने की तैयारी कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी उन्हें अनुमति दे दी, क्योंकि उन्हें को पायलट की रिपोर्ट पर विश्वास था। अभी विमान ने ढलान की ओर झुकना शुरू ही किया था कि अचानक तेज हवाओं के झोंके और बर्फीली चोटों ने विमान को झटका देना शुरू कर दिया। पायलट ने नियंत्रण संभालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सामने एक विशाल चोटी थी जिसे वे देख नहीं सके। विमान का अगला हिस्सा सीधा चट्टान से टकराया और विमान दो टुकड़ों में बट गया। विमान की पूंछ अलग हो गई और कई यात्री उसी में बैठे थे। वे तुरंत खाई में गिरकर मारे गए। बाकी विमान घिसटते हुए बर्फ से ढकी ढलान पर फिसलता चला गया और आखिर में एक बर्फीले मैदान में आकर रुका। खून, चीखे और खामोशी। पल भर में हर चीज बदल चुकी थी। विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। चारों ओर चीख पुकार, लहूलुहान शरीर और टूटी फूटी खिड़कियां। 45 में से 12 लोग तुरंत मारे गए। कई बुरी तरह घायल थे। बचे हुए यात्री सदमे में थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ।
बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था। न खाना, न गर्म कपड़े, मेडिकल सहायता तो दूर की बात थी। आसपास कोई इंसान तक नहीं था। अब वो पर्वत नहीं, एक काल कोठरी थी। जिस एंडीज पर्वत को ऊपर से देखने की योजना थी, वह अब उनके लिए एक जेल बन चुकी थी। चारों ओर केवल बर्फ, न कोई रास्ता, न कोई संकेत, केवल मौत का सन्नाटा। यह कोई भी नहीं जानता था कि विमान कहाँ क्रैश हुआ है। प्लेन ने गलत लोकेशन भेजी थी और को पायलट के अनुमान के कारण सर्च ऑपरेशन पूरी तरह गलत दिशा में शुरू हुआ। क्रैश के कुछ ही घंटों बाद सूर्यास्त हो गया और अंधकार ने सब कुछ निगल लिया। बर्फीली हवाएं विमान के खुले हिस्से से अंदर घुस रही थी। तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। लोगों ने बची हुई सीटों को निकालकर दीवारें बनाई, कपड़ों को एक दूसरे से बांधा और एक दूसरे के पास सट कर लेटे ताकि शरीर की गर्मी बची रहे। खाना नाम मात्र का था, कुछ चॉकलेट, वाइन, ब्रेड स्लाइड और कोल्ड ड्रिंक्स। कई घायलों को नींद नहीं आई। उनके पास न तो कोई मेडिकल किट थी, न दवाइयाँ। जिनके हाथ पैर टूटे थे, उन्हें केवल कपड़ों से बांधकर स्थिर किया गया। जब स्थिति थोड़ी ठीक हुई तो टीम के कुछ खिलाड़ियों ने कमान संभाली। इनमें से कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन उन्होंने इंसानियत और साहस की मिसाल पेश की। वे घायलों की देखभाल करने लगे, खाना बांटने लगे और हर दिन प्लेन के मलबे से कुछ नया खोजने की कोशिश करने लगे। क्रैश के तीसरे दिन एक यात्री को प्लेन से एक छोटा सा रेडियो मिला। उसे चालू किया गया। सभी उस आवाज को सुनने के लिए बेताब थे और फिर जो सुना वो दिल तोड़ने वाला था। रेडियो पर खबर आई, फ्लाइट 571 का कोई सुराग नहीं मिला। बचाव अभियान रोक दिया गया है। यह सुनते ही पूरे ग्रुप में निराशा की लहर दौड़ गई। सबको लग रहा था कि अब कोई भी उन्हें बचाने नहीं आ रहा। हर दिन एक जैसा होता, ठंड, भूख, दर्द और अकेलापन। सूरज निकलता लेकिन गर्मी नहीं देता। रात में हवाओं की आवाज, सन्नाटा और मौत का डर। कुछ यात्री बर्फ में जाकर मलबे को हटाते, कुछ लाशों को खोजते और कुछ रेडियो की मरम्मत की कोशिश करते। खाने की चीजें लगभग खत्म हो चुकी थी। कई यात्री भूख से तड़पने लगे थे। शरीर ने खाना मांगना बंद कर दिया। कई लोगों के होठ फट गए थे और हाथ सूज गए थे। हर दिन कोई ना कोई यात्री दम तोड़ देता। कई तो सोते सोते ही मर गए। ठंड, दर्द और निराशा के कारण मरे हुए साथियों के शरीर को बर्फ में दबाया जाता ताकि वो सड़े नहीं। लेकिन सबके मन में एक डर था, भूख की चरम सीमा के बाद क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे थे, हमने अब तक मानवता निभाई, लेकिन क्या इंसान मरते समय भी उस पर कायम रह सकता है। प्लेन क्रैश को अब एक सप्ताह बीत चुका था। खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। लोग पिघली बर्फ को कपड़े में छानकर पानी बना रहे थे, लेकिन भूख के लिए कोई उपाय नहीं था। सभी यात्रियों का शरीर कमजोर हो रहा था। कुछ लोगों ने पहले पौधों या घास की खोज की, लेकिन इस ऊंचाई पर कोई पेड़ पौधा नहीं था। सिर्फ बर्फ और चट्टानें थी। और फिर आया वो क्षण जिसे कोई भी इंसान सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर जिंदा रहने के लिए करना पड़ा। वो था मानव मांस खाने का निर्णय। टीम के कुछ सदस्य फर्नांडो, कनेसा और अन्य लोगों ने बाकियों से एक विचार साझा किया। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें हम श्रद्धा के साथ याद करते हैं, लेकिन हम अगर मर गए तो उनकी कुर्बानी भी व्यर्थ होगी। उन्होंने कहा कि हम मरे हुए साथियों के शवों से मांस खाएंगे ताकि बाकी लोग जिंदा रह सके। पहले तो यह सुनकर सभी लोग सहम गए। कुछ ने मना कर दिया, कुछ रोने लगे, लेकिन धीरे धीरे भूख की तीव्रता ने निर्णय को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने शवों को सम्मान के साथ संभाला, प्रार्थना की और फिर शरीर के हिस्सों को काटा। इस घटना ने इतिहास में पहली बार इंसान को यह दिखाया कि जिंदगी के लिए वो कहां तक जा सकता है। प्लेन का बचा हुआ हिस्सा ही अब उनका आश्रय था। उन्होंने सीटों से बर्फ के ब्लॉक्स को रोकने की कोशिश की, कपड़ों से छिद्र बंद किए। दिन में वे बाहर निकलते, कभी शव ढूंढने, कभी विमान के हिस्से से कुछ उपयोगी वस्तु खोजने। रात को शरीर से शरीर सटाकर सोते ताकि कुछ गर्मी बने रहे। लेकिन मानसिक हालत और भी खराब होती जा रही थी। सपनों में मृत साथी आते, सिसकियां, प्रार्थनाएं और ऐसाएं निगाहें चारों ओर पसरी रहती। प्रेस के 17वें दिन एक रात ऐसा हुआ जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। आधी रात को तेज गड़गड़ाहट हुई और अचानक बर्फ का तूफान आ गया। ये कोई आम बर्फबारी नहीं थी, ये थी एविलेंच यानी हिमस्खलन। प्लेन के मलबे में दबे यात्री कुछ समझ पाते इससे पहले ही ढेर सारी बर्फ अंदर घुस गई। 8 और लोग दबकर मारे गए। अब बचे थे केवल 27 लोग। अब बचने की एक ही उम्मीद थी, बाहर निकलो। फर्नांडो और कुछ युवाओं ने फैसला किया कि अब इंतजार नहीं कर सकते। वे खुद ही बाहर निकलेंगे, चलेंगे, पर्वत पार करेंगे और नीचे जाकर मदद लाएंगे। लेकिन कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, यह नहीं पता था। विमान में से थोड़ा नक्शा, एक टूटी हुई कंपास और एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर मिला।
इनसे उन्होंने दिशा का अंदाजा लगाया। फिर शुरू हुई तैयारी। प्लेन की सीटों से स्लीपिंग बैग बनाए गए। इंसुलेशन के लिए कपड़ों को आपस में सेल कर एक कंबल नुमा वस्त्र बनाया गया। कुछ मानव मांस सुखाकर पैकेट में रखा गया खाने के लिए। फर्नांडो, कनेसा और एंटोनियो ये तीनों निकल पड़े बर्फीले पहाड़ों को पार करने। ऊंचाई 12,000 फीट से भी ज्यादा। दिन में सूरज से बर्फ पिघलती रहती, रात में सब जम जाता। पहला दिन थकान से भरपूर। दूसरा दिन पैर फट गए, सांसें फूलने लगी। तीसरा दिन अब एंटोनियो वापस लौट आया क्योंकि खाने और ताकत दोनों कम थी। फर्नांडो और कनेसा अकेले ही आगे बढ़ते गए। 10 दिनों की कठिन चढ़ाई और ढलानों को पार करते हुए एक दिन अचानक उन्हें घास और पत्थर दिखाई दिए। यानी अब वे बर्फ की सीमा के बाहर आ चुके थे। और फिर दिखा एक आदमी, एक स्थानीय चरवाहा। फर्नांडो ने जोर से चिल्लाया, हाथ हिलाए। चरवाहे ने दूर से उन्हें देखा, लेकिन दूरी के कारण आवाज नहीं आई। उसने नदी के उस पार से एक कागज और पेन फेंका। फर्नांडो ने लिखा, हम विमान क्रैश से बचे हुए लोग हैं, 14 लोग और पहाड़ों में हैं, मदद भेजिए। जैसे ही चरवाहे ने यह पढ़ा, उसने पुलिस को बताया। इसके बाद पुलिस ने बचाव की शुरुआत की और अगले दिन एक हेलीकॉप्टर एंडीज में उड़ने लगा। पर्वतों के बीच एक निशान दिखा, हेल्प, बर्फ पर बड़े अक्षरों में लिखा गया था। और फिर 72वें दिन पहली बार आसमान से हेलीकॉप्टर उतरा। बचे हुए 14 लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया। हर किसी की हालत गंभीर थी। हड्डियां दिख रही थी, शरीर सूखा हुआ, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी, जिंदा लौटने की। 22 दिसंबर 1972 को हेलीकॉप्टर एंडीज से अंतिम बचे हुए यात्री को लेकर निकला। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। फ्लाइट 57 के यात्री जिंदा मिले 72 दिन बाद। यह खबर अखबारों की हेडलाइन बन गई। लोग चमत्कार की तरह देख रहे थे कि कोई इतने लंबे समय तक बर्फ में कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन बचाए गए यात्रियों के चेहरों पर खुशी के साथ एक और भावना थी, चिंता। क्योंकि अभी उन्हें दुनिया को एक सच बताना था। उन्होंने अपने मरे हुए साथियों का मांस खाकर खुद को जिंदा रखा। अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ रिपोर्ट ने जब फर्नांडो पराडो और कनेसा से पूछा कि आप इतने दिनों तक कैसे जीवित रहे, तो जवाब धीरे से आया, हमने कुछ ऐसा किया जो शायद आपको स्वीकार करना मुश्किल होगा, लेकिन हमने यह किसी लालच, हिंसा या पाप के लिए नहीं किया, यह जिंदा रहने के लिए था। फिर उन्होंने सच बताया कि कैसे भूख और बर्फ ने उन्हें इस हद तक धकेल दिया कि उन्हें अपने मृत साथियों के शव को खाना पड़ा। जैसे ही ये खबर बाहर आई, मीडिया टूट पड़ा। कुछ अखबारों ने लिखा, पर्वतों के नरभक्षी, हर जिंदा इंसान, इंसानियत शर्मसार। कुछ पत्रकारों ने तो यात्रियों को घेर लिया, उन पर बेहुदा सवाल किए गए। क्या तुमने रोते हुए खाया था? कैसा था स्वाद? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सवालों ने यात्रियों को अंदर से झंझोर दिया। वे शहीदों की तरह सम्मान की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दुनिया ने उन्हें पहले आरोपी बनाया। यात्रियों में से कई गहरे धार्मिक थे। उन्हें डर था कि क्या उनका धर्म उन्हें माफ करेगा। लेकिन उरुग्वे के आर्क बिशप ने एक बयान दिया, यह पाप नहीं बल्कि जीवन रक्षा की लड़ाई थी। ईश्वर ने भी इजाजत दी है कि जब जान पर बनाए तो इंसान जो जरूरी हो वो करे। इसने लोगों की राय थोड़ी बदली। कुछ लोग अब उन्हें नायक की तरह देखने लगे, जिन्होंने असंभव को संभव किया। कुछ समय बाद बचे हुए यात्री एंडीज लौटे, अपने उन साथियों की याद में जो उनके जीवन का हिस्सा थे। उन्होंने क्रैश साइट पर एक स्मारक बनाया, एक क्रैश क्रॉस गाड़ा और लिखा, वी कम हेयर ए स्ट्रेंजर, वी लिव एज ए ब्रदर्स। इस पल ने उन्हें मुक्त कर दिया, गिल्ट से नहीं बल्कि अपनों को सम्मान देने से। 1974 में एक किताब आई जो इनकी पूरी कहानी कहती है। इसके बाद 1993 में एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी, द मिरेकल ऑफ एंडीज। इसने दुनिया को उनकी आंखों से देखने का मौका दिया, उनके डर, भूख, दोस्ती और अदम्य साहस को। जीवन के बाद हर दिन एक उपहार है। बचने वालों में से कई ने बाद में जिंदगी को नए रूप में जिया। फर्नांडो पराडो एक मोटिवेशनल स्पीकर बने। कनेसा ने डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा की। कुछ ने किताबें लिखी, कुछ ने यात्रियों में दूसरों को प्रेरित किया। उन सबका मानना था, हम हर दिन उस इंसान के लिए जीते हैं जो हमारे कारण आज यहाँ नहीं है।